हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। तो मैं ट्राई करूंगा कम से कम समय में आपको कंप्लीट 11th 12th के मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट रिपीटेड यू कैन से जिन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स अभी तक पिछले सालों में आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों, उनका रिवीजन मैं आपको कराने वाला हूं। राइट, तो आज की कंप्लीट मैराथन आप मान सकते हो, कंप्लीट वन शॉट इस लेक्चर को आप मान सकते हो, जिसमें वैसे तो हमने कंप्लीट पढ़ाई कर रखी है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट में बैठे, जस्ट 2 to 3 डेज आपके पास है। राइट, सो एटलीस्ट ये चैप्टर्स के फॉर्मूलाज आपने इनकी लिस्टिंग बनानी है। टॉप 100 फॉर्मूलाज हमने सेलेक्ट किए हैं और इनकी एनालिसिस बच्चों ऐसे की गई है कि हमने देखा है कि मैक्सिमम टाइम इन 100 फॉर्मूलाज में से ही मैक्सिमम फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस बनाए गए थे। बाकी तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वो ऑलरेडी अब आप सब कुछ सीख चुके हो, सब कुछ तुम्हें कंसेप्ट याद है, सब कुछ याद है आप लोगों को। राइट, बस अब इन फॉर्मूले की लिस्ट जिससे लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट में ऑब्वियसली करूंगा क्लास 11th के टॉपिक से ही, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे हम 12th के टॉपिक है जो उसमें कवर किए हैं और दोनों कंबाइंडली हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो टॉप 100 फॉर्मूलाज है बच्चों, आपका समय बहुत कीमती है इस समय, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में एक कंप्लीट एनालिसिस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हमने एरर से यहाँ पे कंसिडर किया है, मतलब ये वो फॉर्मूले हैं जो एटलीस्ट लास्ट मोमेंट में आपको पता होने चाहिए, जहां बच्चा भूल सकता है। राइट, और इनको एक बार आप रिवाइज करके अच्छे से जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल ऑब्वियसली मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 2023 में भी 150 फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन उनको मैंने 150 से इस बार 100 में लिख रहा हूं आपके लिए, क्योंकि उससे वहां से 17 प्लस क्वेश्चंस आए थे और इस बार कुछ नए फॉर्मूलेस में ऐड किए गए, जिससे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स पे अगर बच्चों क्वेश्चन आता है, यानी सबसे पहला फॉर्मूला मैं यहां पे लिखने वाला हूं, लीस्ट काउंट बोलो उसको या वर्नियर कांस्टेंट बोलो उसको। ठीक है ना, या तो लीस्ट काउंट बोलेंगे आप इसको या फिर वर्नियर कांस्टेंट बोलेंगे आप इसको। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये होने वाला है आपका। ठीक है, तो हमें पता है इसका होता है भाई 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को आप सब्ट्रैक्ट करते थे बच्चों। तो ये फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं और आप सबको पता होगा यहाँ VSD की वैल्यू निकाल के यहाँ पुटअप करनी होती है, वो प्रोसेस आपको पता होगा, मैं फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ आपको। ठीक है, जिसको आप 1 MSD ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल भी लिख सकते हो। मतलब अगर लीस्ट काउंट को और करके आप लिखेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 MSD ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ डिवीजन अगर वर्नियर स्केल के डायरेक्ट दे रखे हैं और एमएसडी आपको मेन स्केल डिवीजन दे रखा है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हो। राइट, तो दूसरा जो फॉर्मूला इसमें बच्चों जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, दैट इज द अगेन द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। राइट, यानी लीस्ट काउंट आपने निकालना है, लेकिन स्क्रू गॉज का निकालना है। ठीक है गाइस, समझते रहने का आप। तो लीस्ट काउंट को आप कैसे लिखते थे, यहां पे लिखते थे पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, है ना, ये सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स होते हैं, सर्कुलर स्केल, ये आप समझते जाएंगे। ठीक है, सो हियर इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। एंड द अमेजिंग थिंग इज दैट कि डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। राइट, थर्ड देख लेते हैं इसी में। थर्ड बच्चों, अगर आपका स्क्रू गॉज की हेल्प से वो डायमीटर की बात कर रहा है कि भाई डायमीटर की कैलकुलेशन करना है, मतलब फाइनल रीडिंग की आपसे बात करेगा, कोई वायर है उसका डाया निकालना है एंड ऑल, तो उसका फॉर्मूला आप क्या याद रखेंगे बच्चों, MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर इफ गिवन, है ना, इंटू जीरो एरर, इसका आप यूज करेंगे। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन टू फाइंड द फाइनल रीडिंग। इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे आपके नीट एंट्रेंस में। मेन स्केल रीडिंग होती है, सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है, लीस्ट काउंट है, इफ नॉट गिवन यहां से निकाल सकते हो अगर नहीं दे रखी है, और जीरो एरर आपको गिवन होगी, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव गाइस। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, नेगेटिव है तो विद नेगेटिव साइन लिखेंगे। एंड दीज आर द 3 टॉप मोस्ट फॉर्मूलाज। एरर जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है वो तो आपने ऑब्वियसली पता है, डायमेंशन ऑब्वियसली पता है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल बेस्ड है उनके हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, फोर्थ फॉर्मूला मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखते जाऊंगा, चैप्टर का नाम नहीं लिखूंगा, ये मोशन 1D और 2D कंबाइंड में लिखूंगा, जितने भी लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मतलब आप मान के चले लास्ट ईयर 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे वो 4 to 5 6 आई थिंक कंबाइंड अगर कर दिया जाए तो इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे, यू जस्ट इमेजिन गाइस। ठीक है, तो
जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, देखो भाई आप सबको पता है, अगर आप वेलोसिटी लिखोगे तो आप लिखते थे dx/dt। अगर आप बच्चों एक्सेलरेशन लिखोगे तो आप लिखोगे dv/dt। मतलब ये दो तरीका का काम आपको करके देगा ये फॉर्मूला, कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, क्वेश्चन आ जाता है सिंपल। और अगर वेलोसिटी दे रखी होगी एक्सेलरेशन निकाल लोगे, लेकिन अगर एक्सेलरेशन दे रखा होगा वेलोसिटी तो इंटीग्रेट कर देना, यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बच्चों आपको ग्राफ भी दे रखा है, जैसे xt ग्राफ दे रखा है, राइट, कोई भी ग्राफ दे रखा है, इसकी स्लोप जो होगी ना xt ग्राफ की, वो वेलोसिटी देती है, यानी वेलोसिटी को आप इसकी स्लोप के इक्वल लिख सकते हैं tan थीटा। सिमिलरली यहां पे अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो ना भाई लोग, तो यहां पे आप उसकी स्लोप यानी tan थीटा निकालेंगे, वहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये भी याद रखना है बॉस, ठीक है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल याद रखेंगे, बने रहना आप मेरे साथ, आपको कंप्लीट बताऊंगा मैं। और ये एक्सप्रेशन, इन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल आने वाली जो वीडियो आज को सेकंड में और थर्ड में, सेकंड को और थर्ड को आपको मिल जाएंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जिसमें लास्ट के 5 ईयर के जितने भी PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन पूरे PYQs आपको मिल जाएंगे, और ये सारे फॉर्मूले कंसेप्ट उसमें यूज होने वाले हैं, तो कंप्लीटली आपकी हेल्प होगी लास्ट मोमेंट पे, राइट? चलो भाई, ये हो गया आपके पास, ठीक है सर। फिर बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने 5th कैटेगरी में काउंट किया है, उस पर भी काफी क्वेश्चन चूंकि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हैं, तो ऑब्वियसली यार देखो, ठीक है, वो जरूर बनता है भाई। एक्सेलरेशन निकालना है तो v dv/dx, ये फॉर्मूले का यूज बच्चों तब होगा जब आपकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ना गिवन हो, एज ए फंक्शन ऑफ उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गिवन हो, तब आप इसका यूज करेंगे, ठीक है? जो जब भी वेलोसिटी गिवन होगी एज ए फंक्शन ऑफ दिस, राइट, डिस्टेंस के टर्म्स में हो, मतलब v = 2t² + 1। अगर टाइम में दे रखी है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर v दे रखी है 2x², मतलब x की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हो, वो x हो y हो जो भी होगा, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डन, होप सो यू अंडरस्टूड गाइस, ठीक है? एंड दिस वाज द नेक्स्ट। एंड अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, उस पे तो लगभग हर साल क्वेश्चन ऑब्वियसली इन पे आते ही हैं, और जैसे कि मैंने बोला, इससे 4-5 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है? 6th फॉर्मूला, nth टाइम के लिए जो डिस्टेंस कवर करता है भाई, वो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड बेसिकली, राइट? तो आप सबको पता है u + a/2 गाइस, दिस इज 2n - 1, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है, इसको आप लीनियर मोशन के लिए ऑब्वियसली यूज करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी जो 1 डायमेंशनल होगा उसके लिए भी यूज करेंगे, बस एक ही जगह g यूज करेंगे, या इंक्लाइंड प्लेन है तो g sin थीटा, समथिंग लाइक दैट, कंडीशनली जो भी होगा उसका आप यूज कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, इस पर डिपेंडेंट प्रैक्टिस आपने कर रखी है, लास्ट मोमेंट पे अगर एक बार दिमाग में आ गया तो फिर टेंशन ही खत्म हो जाती है ना भाई। मेन पॉइंट तो यही है, और डरने वरने का नहीं है, बस मिशन के लिए तैयार रहो आप। देखो, आप किसी न किसी तरीके से अपनी पढ़ाई के साथ इन्वॉल्व रहेंगे ना, तो आपको डर लगेगा भी नहीं, आपको कॉन्फिडेंस लो होगा भी नहीं, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के टच में हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको किसी और चीज से कोई मतलब ही नहीं है, राइट? भाई डर उसको लगेगा जो बिल्कुल खाली बैठ जाएगा, छोड़ के बैठ जाएगा और थिंकिंग करने बैठ जाएंगे, तो उनको ऑब्वियसली डर लगेगा, उनको फियर आएगा, उनको स्ट्रेस आएगा, सब कुछ आएगा। बट अगर आपको पता है मैंने ये कंप्लीट करना है, मेरा ये टास्क है, तो आपका माइंड कभी डाइवर्ट होगा ही नहीं बॉस, ठीक है? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो अभी भी क्वेश्चन आया था, हर साल मतलब आ ही रहा है एक तरीके से। अगर बच्चों आप बात करो एवरेज स्पीड की, है ना, एवरेज स्पीड की बात करेगा विद रिस्पेक्ट टू जब वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को किसी वेलोसिटी के साथ कवर करता है, नेक्स्ट उसका पार्ट फिर किसी वेलोसिटी के साथ कवर करता है। जब भी बच्चों किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म्स में बोल रहा होगा एग्जाम में, तो 101% आप इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करने वाले हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए। ये मैंने यहाँ पे लिखा 2v1 v2 ओवर v1 + v2। ये फॉर्मूला केवल तब यूज होगा जब वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 पार्ट्स में वो इक्वल होगी, यानी d1 = d2 जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है? जो भी 2 पार्ट्स में अगर कवर करेगा, अदरवाइज आपको पता ही है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वो फिर चाहे वो अनइक्वल डिस्टेंस भी कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस ले लेना और फर्स्ट पार्ट की डिस्टेंस उसी फर्स्ट पार्ट में जो वेलोसिटी होगी उससे डिवाइड करना, फिर ये और एंड सो ऑन, ऐसे ही करते रहना, जो भी पार्ट होगी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा उसी की वेलोसिटी से ऐसे ये टोटल डिस्टेंस होगी। तो इसी से बनाया गया है। ये तब बना जब 2 पार्ट में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है और दोनों की डिस्टेंस सेम कवर करेगा, जैसे हाफ कवर कर रहा है, बस इसका आप यूज कर लेंगे। तो 7 फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे इसमें डिस्कस कर लिया है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और हर फॉर्मूला आपके दिमाग में चलता रहेगा और आपको ये भी पता चलता रहेगा हाँ यार इससे क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जा रहे हैं, तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ टॉप 100 फॉर्मूलाज हमें कितने चाहिए भाई हमारे एग्जाम में? 50 में से भी कितने चाहिए भाई हमें? लाइक 35 फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, उसमें से आपको करेक्ट कितने चाहिए भाई? एटलीस्ट
25 क्वेश्चन आपके इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सॉल्व हो जाने चाहिए। बाकी आपके जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बिल्डिंग आपने कर रखी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर रखी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर रखे हैं, उनके भी आप भी तो करके आएंगे। तो 30-35 आराम से आप एक अगर एवरेज स्टूडेंट हो आप जाएंगे और अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, एवरेज स्पीड मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एंगल स्विमर मेक्स विद द परपेंडिकुलर टू रिवर टू फ्लो द रिवर फ्लो टू क्रॉस द रिवर, राइट। आप सबको पता है अगर वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के थ्रू, ये फॉर्मूला नंबर 8 होगा आई थिंक, इसको आप काउंट करते रहेंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट, ठीक है, पाथ के थ्रू अगर वो रिवर को क्रॉस करना चाहेगा, स्विमिंग प्रॉब्लम है, आपको याद आ भी गया होगा, तो उस केस में जो साइन थीटा बच्चों आप यूज करोगे उसका एंगल निकालने के लिए, ठीक है ना, और जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसके साथ, नॉट विद द फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन का मैं आप लिख के आपको बता दूंगा, इसमें तो इसने डायरेक्ट ही बोला है। तो आप क्या करेंगे, जो रिवर की वेलोसिटी होगी ना, उसको उस मैन की वेलोसिटी या स्विमर जो होगा उसकी वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, और इस रिलेशन का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए। बट ये एंगल विद वर्टिकल होगा, वर्टिकल, ठीक है, ये एंगल विद वर्टिकल हो, जैसे ये रिवर है, ऐसे ऐसे पानी जा रहा है और वो ए पॉइंट पे है, बी पे जाना चाहता है, तो डायरेक्ट मान ले शॉर्टेस्ट पाथ है, ये इसके साथ एंगल होगा, ऐसे ये वाला ये होगा। लेकिन अगर रिवर फ्लो के साथ लोगे तो ये टोटल एंगल बनेगा। तो रिवर फ्लो के साथ अल्फा 90 प्लस थीटा करना पड़ेगा आपको। अगर वो बोल रहा है विद रिवर फ्लो, मतलब जिधर वो पानी जा रहा है, तब ये करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको याद आ गया होगा, क्वेश्चन आने का इस पर डायरेक्ट चांस होता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आपको कभी भी एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, और कोई भी ग्राफ इस तरीके से बच्चों आपको दे रखा है कुछ भी, और ये एरिया है, देखो ये, तो वो बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम का जो एरिया है बेसिकली दैट विल गिव अस द डिस्टेंस कवर्ड और द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इसकी टोटल डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो आपने क्या करना है, जितने भी एरिया इसमें दिख रहे होंगे, जैसे A1, A2 और A3 है, यहाँ पे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सबको ऐड करना है, सबको निकाल के ऐड करना है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बट ऐड करना, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एरिया पॉजिटिव है, जो टाइम एक्सिस से ऊपर होगा पॉजिटिव, और दैट इज नेगेटिव, जैसे ये A2 है तो माइनस ले लेंगे, बाकी प्लस रहेगा, जो अबव है वो प्लस, क्योंकि ये एक वेक्टर है, मे बी नेगेटिव, राइट। तो ये भी आपने याद रखना है, कंसेप्ट ही मान लो एक तरीके से। ठीक है, हमने फॉर्मूले में इसको डाल दिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है भाई लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और एक क्वेश्चन तो इससे हमेशा आ ही रहा है। तो ओवरऑल अगर 1D और 2D को मैं कंबाइंड कर दूं विद 1 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन, और 2D में आपका प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर, सबको मिला के 4 से 5 क्वेश्चन, मिनिमम 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो, इस बार तो 6 तक थे कंप्लीट, अगर सबको कंसेप्ट वाइज अगर मैं इकट्ठा करूंगा। ठीक है, चलो भाई, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आप भली बातें जानते हो। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बच्चों होती थी, जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसकी जो डिस्टेंस होगी दैट इज दिस, एंड टेंजेंट ऑफ थीटा इनटू एक्स एंड माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना होगा और इक्वेशन गिवन होगी तो आप इससे कंपेयर करा लेंगे यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट से, और अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है तो आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, क्योंकि इसमें यू है, और थीटा आप ऑलरेडी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन याद रखोगे, क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, और मैं जैसे कि मैंने आपको बोला सेकंड और थर्ड को आपको ऑब्वियसली बहुत सारी वन शॉट ही मिलने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स के, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बच्चों, वो तो ऑब्वियसली आपको पता है। 11th इसका रहेगा, रेंज बच्चों आपकी होती है यू स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, और जो इसकी मैक्सिमम हाइट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन होती है दैट इज यू स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाई जी। भाई इसमें ना फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टेंशन नहीं लेने का बॉस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बस, ये तब है जब एंगल का पता होगा। अगर एंगल नहीं पता, इक्वेशन वगैरह दे रखी है, वेलोसिटी वगैरह दे रखी है, ठीक है, तब रेंज को आप यूज करते हो 2ux uy बाई जी, क्योंकि ये x कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, और ये y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन होती है। वैसे इसको भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। ये तब है जब वेलोसिटी गिवन होगी इनिशियली वेक्टर में। लेकिन अगर बच्चों आपको दे रखा है इक्वेशन दे रखी है तो भी रेंज निकाल सकते हो यहाँ से, उसका भी डायरेक्ट फंडा वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, अब इतनी बात याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे तो अभी भी क्वेश्चन आया था, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा था 2023 में, तो आप कर लेंगे। हाँ, अगर मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बच्चों होती है यू कॉस थीटा।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल में 0 हो जाती है। तो ये लास्ट ईयर ही आया था, तो इसमें क्या बताऊं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 की बच्चों अगर मैं बात करूंगा, सॉरी फॉर्मूला नंबर 12 की, इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछी है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यार देखो वेलोसिटी पता है तभी तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे एट हाईएस्ट पॉइंट। तो उसको कैसे लिखोगे भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ये रही। तो आप जब यहाँ पे लिखोगे बस ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है, तो ये इन टर्म्स ऑफ इनिशियल आ जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन होगी जिसके साथ फेंका गया होगा, इनटू उसमें cos ऑफ स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, उसको सॉल्व करोगे पुट करके यही आएगा। मतलब इनिशियल के साथ फेंक रहे हो और हाईएस्ट पॉइंट पे cos स्क्वायर थीटा, थीटा पे पुट कर देना कितना एंगल पे फेंका है, आ जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बच्चों, ओके, होप सो आप समझ रहे होंगे। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल टू टेक टर्न ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑब्वियसली यार इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर 13th ऑफ यू नो फॉर्मूले की मैं बात करूंगा, तो व्हाइल टेकिंग द टर्न दैट इज वेयर द मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए व्हीकल की, हाउ टू कैलकुलेट दैट स्पीड। तो भाई मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या होती थी, याद करो, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट कर्वेचर जहां पे वो टर्न करेगा, जी तो आपको पता ही है। तो ये हो गया 13 फॉर्मूला। आज लैंग्वेज के अकॉर्डिंग याद रखना भाई लोग, मैं बोल रहा हूं कि मैं इनके सामने लिख नहीं रहा हूं, बट मैं बोल के बता रहा हूं कि ये कहां पे यूज होंगे, कैसे यूज होंगे। ठीक है भाई, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द नोट्स वेरी केयरफुली, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। और देखो वन डे में काफी फॉर्मूले हैं और इन पे 101% क्वेश्चन आएंगे यार। कहां से आएंगे क्वेश्चन, यहीं से आएंगे। इक्वेशन मोशन में लिखूंगा नहीं, क्योंकि तो हमें सबको याद है, बचपन से याद है भाई लोग। ठीक है, कम ऑन। ओके धुरंधर खिलाड़ी हो आप, बस बने रहना, मजा आएगा आपको, डोंट वरी, वी ऑलवेज हियर विद यू टू हेल्प यू, राइट। सो नेक्स्ट 14, चलो 14 फॉर्मूला क्या बोलता है बॉस, चलो देख लेते हैं। दैट इज 14(1) इज द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। बच्चों या तो आपको बोलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोल सकता है। आपको पता है कि अगर एक सर्कुलर पाथ है भाई, उस पे सेंटर है, रेडियस आर है और इसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन भी तो निकाल सकते हैं जो सेंटर की तरफ होता है, चूंकि लॉन्ग द रेडियस होता है तो रेडियल भी कह सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल बोलो, या चूंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल बोलो, सारे इसी के नाम है। वी स्क्वायर बाई आर से निकालो या आर ओमेगा स्क्वायर से निकालो, और वेलोसिटी आपको पहले ही पता होती है आर ओमेगा। किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई लोग, टेंशन ही लेने का। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो इसी से बन जाएगा भाई, 15 में डाल दिया उसको। सेंट्रीपिटल फोर्स भाई एम में होता है, वो तो न्यूटन बाबा जिंदाबाद। तो सेंट्रीपिटल है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ले लो, तो वो तो यही मिल जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। ये देखो वी स्क्वायर बाई आर लिख दिया मैंने, और अगर ये लिखना है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आप सबको पता है 2πf, अगर 2π/t निकाल सकते हो अगर टाइम पीरियड वगैरह गिवन होगा, उतना मैं मान के चल रहा हूं, आप समझदार हैं। ठीक है बॉस, मतलब बनता ही नहीं कि क्वेश्चन ना आए। आप लिस्ट बनाओ, रिवाइज करो, लास्ट मोमेंट तक करो, सारे क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस है वो सब डिटेल आपको मिलेगी, और 100% आपके क्वेश्चन होंगे गाइज। नेक्स्ट फॉर्मूला भी यही आ गया, कौन सा है सर, 16th। नेक्स्ट फॉर्मूला में बच्चों यही है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आप सबको पता है भाई, अभी लिखा मैंने, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और हमें पता है इसको अगर हम वेक्टर में लिखेंगे बच्चों, तो वेक्टर में हम ओमेगा पहले लिखेंगे, दिस इज ओमेगा क्रॉस आर, देन इज इट्स पोजीशन। रिमेंबर, अगर ये वेक्टर में दे रखे हैं तो वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे, और ओमेगा क्रॉस आर पहले लिखना है। हाँ, ये गलती मत कर दियो, ठीक है। ठीक है सर, बढ़िया। अब नॉन यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्म टाइप के सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है बच्चों, तो उसका रिजल्ट, दो एक्सेलरेशन होते हैं देखो नॉन यूनिफॉर्म में। अगर ये एक्सेलरेशन मैंने लिखा है मतलब ये यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलरेडी 0 था, और ये यहाँ पे इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। लेकिन 17th में बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, जहां पे AT 0 नहीं होगा। तो नेट एक्सेलरेशन आप निकालोगे बच्चों, अंडर रूट ऑफ में सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, प्लस AT भी होगा। तो सर AT क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सर ये कैसे निकालेंगे, ये वेलोसिटी गिवन होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। और एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली हमें पता ही है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना, या v स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहां से जो v गिवन होगी, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वहां से निकाल के यहां से निकाल सकते हो। दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम गाइस। ओके, यू अंडरस्टूड, बाकी सब पता है आपको, ठीक है। और यस डन, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या सर, अगर बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो, टेंशन एट द बॉटम निकालना चाह रहा है कि बॉटम पे टेंशन, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो 18th फॉर्मूले की अगर मैं बात करूंगा ना भाई लोग, तो बोल रहा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, बॉटम पे और टॉप पॉइंट पे टेंशन बताओ। देखो भाई, बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होने वाला है, टॉप पे मिनिमम होने वाला है, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो अगर आप टेंशन एट बॉटम निकालोगे, आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, बॉटम और टॉप की बात कर रहा है बस। तो एम वी स्क्वायर बाई उसकी जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की, और इसमें इसका जो वेट होगा उसको ऐड कर देंगे। ये बॉटम पे मैक्स होगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मिनिमम पूछे या फिर टॉप पे पूछे, वो एक ही बात है,
टेंशन एट टॉप पॉइंट पे, तो भाई mv² टॉप ही पूछ रहा है, राइट। तो यहां पे बाय माइनस mg कर देना, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना mg को, है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। बॉटम पे है तो मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब टॉप पे है तो मिनिमम, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। 19th फॉर्मूला बच्चों पता है क्या बोल रहा है, वेक्टर से रिलेटेड है। व्हेन वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, तो हमें पता है दो वेक्टर आपको गिवन हो गए, लेट्स सी वेक्टर ए एंड लेट्स सी वेक्टर बी, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो हमें पता है उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और इसको इक्वल टू 0 करेंगे। इस प्रॉपर्टी पे काफी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, फिजिक्स में कहीं भी यूज हो सकता है, इसलिए याद रखना दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, तो दियर डॉट प्रोडक्ट यू हैव टू पुट इक्वल टू 0। वहां से जो भी अननोन होगा ना भाई वो आ जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, बस कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये हो गया 19। चलो भाई 20 पे आते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे देखो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, सो यू डोंट वरी गाइस। तो इसमें जितने भी यूनिट हमने कंसीडर किया है, नॉट ऑल, दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड द टॉप, जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा होगा पिछले कुछ सालों में आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट है 20 फॉर्मूला। उसने बोला है पावर, मैकेनिकल पावर को डिफाइन करो जब वेलोसिटी फोर्स वगैरह गिवन हो। तो भाई पावर आपको सबको पता है एफवी होती है, हम सबको पता है, इसी पे 2023 में भी क्वेश्चन आया। और अगर इसकी वेक्टर दे रखी है, चूंकि वेक्टर है पावर एक स्केलर है और फोर्स और वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेक्टर में दे रखा होगा तो एफ डॉट वी से करेंगे आप, तब इससे कर लेंगे, ठीक है भाई लोग। यस सर, बिल्कुल, डेफिनेटली 100%, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला 21 पे देख लेते हैं भाई लोग, ठीक है। एंड दिस इज द नेट फोर्स हियर, वॉट एवर द सिचुएशन जो गिवन होगी ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, ठीक है। वो बोल रहा है मैकेनिकल पावर को आप और कैसे कर सकते हैं भाई, आपको पता है बेसिकली अगर पावर को मैं लिखूं तो वो वर्क अपॉन टाइम होता है, जो रेट है वर्क करने का, दैट इज द वर्क ओवर टाइम। और वर्क एक तरीके की एनर्जी, यू नो मे बी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो स्टोर करके रखेगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर किसी चीज को आप लिफ्ट करा रहे हो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे के लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे उसका जो वर्क है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और अगर उसको मोशन दे रहे हो लीनियरली तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो बच्चों इसको आप mgh/t के टर्म्स में लिख सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं हाइट वाले कि भाई किसी चीज को, पानी को या किसी बॉक्स को नीचे से लिफ्ट करा दिया, ऊपर से नीचे करा दिया, कितनी हाइट तक उसको कराया, तो mgh/t वाला ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो योर नेक्स्ट फॉर्मूला। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आने के काफी चांस है, और आप समझ गए होंगे वर्क पावर एनर्जी का ये कंसेप्ट है, ठीक है। मैं आपको बताते चलूंगा कहां से क्या से किससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी 2023 में देखा गया, एक या दो मान के चले आप। तो 22 है ना, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है बच्चों। उसने बोला वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये तो आपको बिल्कुल शिद्दत के अनुसार यू नो आई कैन से अकॉर्डिंग टू यू नो कि आपको पता ही होना चाहिए। जब आप बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख रहे थे तो तब ये क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं हम, वेक्टर में भी कर लेते हैं। अगर वेरिएबल फोर्स दे रखा है, मतलब कोई फोर्स दे रखा है बच्चों एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, जैसे x² + 2x दे दिया, या x y z किसी के भी टर्म्स में दे दिया, या फिर मल्टीपल यू नो वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट दैट वर्क यू हैव टू रिमेंबर। तो बच्चों जब भी फोर्स वेरिएबल हो पोजीशंस के टर्म्स में, तो आप इंटीग्रेशन मेथड यूज करते थे। अगर x है केवल तो लिमिट x की लेंगे, x1 से x2, और फोर्स को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अगर y भी है तो इसमें ऐड करते जाओ, टोटल वर्क डन आ जाएगा। y1 से y2 ले लेंगे और फिर y वाला ही कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे x वाला dy एंड सो ऑन। अगर z भी हुआ तो सिंगल है तो सिंगल लो, x के टर्म्स में तो x, y के टर्म्स में तो y। तो ये आप याद रखेंगे, समझ गए होंगे आप। तो 2022 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में भी ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही है, 1 to 2 आप मान के चलेंगे, ठीक है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट रिलेशन देख लेते हैं क्या है। ऑब्वियसली कितने हो गए भाई, दैट इज 22। तो 22 फॉर्मूला यू नो क्लास 11th हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर 12th करेंगे। तो ऑलमोस्ट बहुत लेंथी बिल्कुल वीडियो आपके लिए नहीं होगी, जल्दी से सारे जो टॉप 100 फॉर्मूलाज है आपके पास होने वाले हैं, बट लिख के करना, ठीक है। पता चला स्क्रीनशॉट लेते गए, कुछ फायदा नहीं होगा भाई लोग। आपको अपने हाथ चलाने पड़ेंगे, दिमाग चलाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिस्ट अपने अकॉर्डिंग अपनी राइटिंग में बनानी पड़ेगी और चिपका लेना अपनी दीवार पे बड़ा सा, ठीक है। और 4-5 दिन जितने भी हैं डेली देखो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली देखो, ठीक है, मजा आएगा आपको, ठीक है। और आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे। फिर देखो नीट वाले दिन हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। जितना भी कंटेंट मैंने डाला है, जितने भी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, इनको इंक्लूड करके सब कुछ, ठीक है। एंड यू विल बी सरप्राइज कि हाँ सर ये तो डेफिनेटली आ गए हैं, ठीक है बॉस। चलो भाई 22 फॉर्मूलाज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग फ्रॉम x1 to x2। अगर एक स्प्रिंग की वो बात कर रहा है तो 23 हो जाएगा।
तो स्प्रिंग के केस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ऑब्वियसली, और अगर आप स्प्रिंग फोर्स की बात करोगे तो उसको आप के एक्स लिखते थे, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं माइनस साइन मत लूं, तो यहाँ पे आप के को रिप्लेस करो तो फोर्स के टर्म्स में आएगा, एक्स को रिप्लेस करोगे तो यू नो के टर्म्स में आ जाएगा आंसर। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन क्वेश्चन कैसे आता है, अकॉर्डिंगली दीज टू फॉर्मूला यू कैन यूज। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आया था, लास्ट ईयर भी आया शायद, तो आप देख लेंगे। और बच्चों बोल रहा है अगर स्प्रिंग को आप किसी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 से एक्सटेंड करके x2 कर देते हो तो जो चेंज होगा एनर्जी में, ऑब्वियसली इस पे अलग एनर्जी होगी, इस पे अलग, उसी तो आप वर्क डन बोलोगे, तो वो होगा कैसे, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1, यानी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, समझ गए। तब आप ये करेंगे तो अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो नहीं है, कुछ डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, ठीक है भाई, कूल सर। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फॉर्मूला, इस पे तो क्वेश्चन ऑब्वियसली आया है, दैट इज 24। ठीक है भाई लोग, चलो भाई देखते हैं रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में जो रिलेशन होता है बेसिकली वो आप सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी होता है p स्क्वायर बाई 2m, और इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं भाई, परसेंटेज वाले या डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकली बेस्ड। P is the linear momentum, that is 2m, right? This is your 2m। और अगर आप इसको रेशियो फॉर्म में लिखना चाहोगे k1 ओवर k2, 2 तो कांस्टेंट है, p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2 बाई m1 लिख सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आए अगर। अब चलते हैं 25, याद रहेगा मेरे को पता है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन कदापि मत भूल जाइए, जहां कुछ भी समझ में ना आए, जहां पे इस तरीके के कोलिजन टाइप के क्वेश्चंस बन रहे होंगे, तो लीनियर मोमेंटम हर जगह वैलिड होता है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हर सिचुएशन में। तो मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम का पूरे इनिशियल निकाल लेना, फाइनल कर देना। जैसे अगर आप टू पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, उनके टकरा के अलग हो गए, कोई भी टाइप का कोलिजन होगा, दैट इज m1 u1, पहले वाले का मास पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी, और m2 u2 दूसरे वाले का मास दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी। टकराने के बाद m1 मास उसी का लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मास सेकंड का लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दिस कंजर्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, है ना। आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं इससे, ठीक है। कौन सा है भाई, 25 हो गया, 26 चलते हैं बच्चों। तो यार 26 में क्या है बेसिकली, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर आपका कोलिजन इनइलास्टिक है बच्चों, ठीक है, तो इनइलास्टिक के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप लिखेंगे v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, जब वो टक्कर लगने के बाद सेपरेट हो रही होंगी दोनों बॉडीज, एंड दिस इज इनिशियल डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये अप्रोच वाला केस है। तो याद रखना है आपने बस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सर ये फॉर्मूला होता था, हम याद रख लेंगे। 27th क्या है बच्चों, बेसिकली नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज द हाइट ऑफ बॉल आफ्टर nth रिबाउंड। जब एक हम इलास्टिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें, बॉल की बात करें, आप ग्राउंड पर उसको ऐसे पटक दो तो वो उछल के ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे ऐसे कुछ एनर्जी अगर उसको लॉस हो रही है तो उसकी हाइट आप कैसे निकालते थे, ठीक है। तो आफ्टर nth रिबाउंड टकराने के बाद ग्राउंड पे इनिशियल हाइट देख लो उसको e की पावर 2n, मान लिया सेकंड रिबाउंड के बाद देख रहे हो, सेकंड कोलिजन विद द ग्राउंड के बाद देख रहे हो, तो 2 पुट कर देना, फर्स्ट कोलिजन है तो 1 पुट कर देना, थर्ड है तो थर्ड पुट कर देना, एंड दिस इज द इनिशियल हाइट जो कवर करेगा जस्ट बिफोर इट्स वन फर्स्ट कोलिजन, ठीक है। जहां से भी, जैसे मैं यहां से छोड़ रहा हूं तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज इनिशियल वन, और आफ्टर nth कोलिजन या nth रिबाउंड वो कितनी करेगा, दिस इज द फॉर्मूला। तो बच्चों 28 के पास पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट यूनिट में हमारी एंट्री हो जाती है। तो यहां तक जो बेसिकली आपने देखा ये वर्क एनर्जी वाला था यहाँ पे ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर आया था इस पे, लास्ट ईयर नहीं 2022 में आया था, 23 में इस पे नहीं आया, रोटेशन वाला क्वेश्चन था पर वो दूसरा था, ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है, इस बार आएगा, डेफिनेटली आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियसली आप सबको बताया गाइस, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपने निकालना है तो आर कॉम को आप कैसे लिखते थे, आर कॉम लिखते थे आप, मास उसकी पोजीशन, दूसरा मास उसकी पोजीशन, तीसरा मास उसकी पोजीशन, एंड सो ऑन, जितने भी मास होंगे टोटल मास यानी सबको ऐड करेंगे, m1 m2 दैट इज m3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर पोजीशन वेक्टर्स में दे रखी होंगी, वेक्टर्स में नहीं है तो ये रहा, अगर वेक्टर्स में होंगी तो उस पर वेक्टर लगा देना भाई, तो वेक्टर में निकाल लेना, डिपेंड्स अपॉन यू। अगर सर सारे मास एक्स एक्सिस पे रखे हो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, तो आर की जगह x1 x2 x3 ले लेना। अगर सारे मास y पे रखे हैं तो y1 y2 y3 ले लेना। अगर सर एक प्लेन में रखे हो सारे मास x और y के बीच में, तो ऑब्वियसली x कॉम भी आएगा y कॉम भी आएगा,
वहां पे दोनों पोजीशन आएंगी, एक्स एक्सिस पे भी आएंगे फिर वाई एक्सिस पे भी आएंगी। मतलब अगर केवल देखो सारे मास जैसे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक मास रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, मान लिया ऐसे रख दिया, और इनकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो भाई आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 m2 x2 एंड सो ऑन, जैसे दो है और इनका टोटल मास m1 प्लस m2, बस सीधा x कॉम आ जाएगा, y 0 होगा क्योंकि सब x एक्सिस पे रखे हैं। वैसे अगर y पे हुए, लेकिन अगर दोनों x और y के बीच में हुए तो x भी निकालना है, y भी निकालना है, इतना आपको पता होना चाहिए बॉस, ठीक है। फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट 29, ठीक है बच्चों। 29 में क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में द लीनियर डेंसिटी ऑफ द रोड। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पहले पूछे जाते थे, वेरिएबल केस है ये, बट आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसमें बहुत फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। सो चलो कुछ तो इतना भी बनता है यार, कुछ अगर डिफिकल्ट थोड़े लेंथी कैलकुलेशन वाले आएंगे तो वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन लीनियर डेंसिटी ऑफ रोड इज गिवन बाय, अच्छा अगर उसकी लीनियर डेंसिटी वेरिएबल है ना गाइज, तो हाउ टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब एक रॉड आपको दे रखी होगी, लेट्स सी ये इसकी लेंथ l है और इसका जो मास है वो m है, और इसकी जो डेंसिटी है लैम्डा, वो एज ए फंक्शन ऑफ x पोजीशन दे रखी है। जैसे लैम्डा दे देगा आपको, लेट्स सी a प्लस बी एक्स के टर्म्स में होगा, मतलब कुछ ऐसे समझो आप, ठीक है। तो ये वेरिएबल केस होता है गाइस। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालोगे, x कॉम आप निकालोगे इंटीग्रेशन करके, लिमिट लगाएंगे x1 से x2 और डायरेक्ट वो लैम्डा जो गिवन होगा वो लिखेंगे इंटू x इंटू डी एक्स, ठीक है। डिवाइड में इंटीग्रेशन लगाएंगे x1 से x2 बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे केवल लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा इंटू डी एक्स, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, जिससे आसानी हो। बस जो लैम्डा गिवन होगा उसको यहाँ पुट करके, ऊपर नीचे पुट करके इंटीग्रेट करना होगा, एंड दैट इज ओके। उसके बाद आप क्वेश्चन इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 29 फॉर्मूले पे ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, और इसमें मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की वो किस किस फॉर्मूले में, रोटेशन से रिलेटेड है, सेंटर ऑफ मास से तो आपको पता ही है, तो वो सारे हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। उसके बाद हम क्लास 12th में धीरे धीरे एंटर कर जाएंगे, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ओबियसली आते हैं, ठीक है भाई। तो देखो एक आइडिया लग जाएगा रफली, आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, आपको ये भी पता रहेगा भी कौन से फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस तरीके से हमने कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर हमने प्रैक्टिस किया, इतनी मेहनत कर रहे हो तो पक्का होंगे यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बस लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना यार, ठीक है। तो दैट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, आप सबको पता है, तो दैट इज 30 वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा, और रेडियस ऑफ जायरेशन है आप सबको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों होता है m², जहां पे ये होती है आपकी रेडियस, ठीक है, ऑफ जायरेशन, ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहां से निकालेंगे, तो देखो भाई रेडियस ऑफ जायरेशन को निकालने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, डिस्क का, रिंग का, स्फीयर का, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन होगी, और आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन पुटिंग हियर यू कैन गेट रेडियस ऑफ जायरेशन। रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं है। मोमेंट ऑफ ए फोर्स यानी टॉर्क की बात कर रहा है। 31 जो फॉर्मूला है वो टॉर्क का है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों टॉर्क निकालने के लिए आपको पता है, फोर्स बचपन से पढ़ा है आपने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो लिखो या फिर परपेंडिकुलर फोर्स लिखो इनटू डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स ले लो। तो ये तो हो गया नॉर्मल की, हाँ भाई लिख दिया हमने एज ए मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर में लिखोगे जिस पे क्वेश्चन आने के चांस है, तो आर क्रॉस आप लिखना है यहाँ पे, पहले पोजीशन फिर फोर्स, ध्यान रखने का भाई। और डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके अगर एक लेंथी वेक्टर दे रखा है तो कर लेंगे, छोटा सा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू गाइस, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, पूरे चांस है भाई, ठीक है। 32 फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात कर रहे हैं, जिसपे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, तो वो तो आपको याद भी होगी, बस अप्लाई करनी आनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू एक्सिस, जो नई एक्सिस होगी, नई है ना, जो ओरिजिनल के पैरेलल होगी, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपको किसी नई एक्सिस के अबाउट निकालना पड़े, तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट प्लस md स्क्वायर, और d इज द डिस्टेंस। जैसे कोई ये बॉडी है, इसके सेंटर से एक ओरिजिनली एक्सिस पार रही होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, लेकिन अगर इसको मैं शिफ्ट कर दूं और इसके अबाउट, नई एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कराऊं, जो उसके पैरेलल ऑलरेडी, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेनी, जो दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इन दिस सिचुएशन यू हैव टू यूज दिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। चलो भाई 32 की बात करते हैं, 33, ठीक है भाई लोग। एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं बच्चों, आप सबको पता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को अगर आप लिखते हो तो एम वी आर, आर को याद रखना, ये वी के परपेंडिकुलर होती है। अगर इसको वेक्टर में आप लिखेंगे, और करके लिख रहा हूं मैं, तो मास को बाहर लेंगे तो आर को पहले लिखेंगे वी, आर क्रॉस वी लिखेंगे भाई लोग, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और अगर ये तो हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी, व्हेन देयर इज अ लीनियर वेलोसिटी सिचुएशन। अगर एंगुलर है, मतलब वो रोटेट कर रहा है, तो हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आई ओमेगा, फिर ये आई ओमेगा होगा। और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम, अगर टॉर्क आपका 0 है, तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल, वो आपका कांस्टेंट होता है। ये एडिशनल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए।
और अगर दो सिस्टम दे रखे हैं जहां पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, टॉर्क जीरो है, तो उसका इनिशियल निकालेंगे इक्वल टू फाइनल निकालेंगे और वहां लिखेंगे I1 ω1 सिस्टम का इनिशियल, I2 ω2। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमने करी रखी है। आगे बच्चों बात कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी अंडर प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर प्योर रोलिंग में एक्सेलरेशन पूछेगा तो सपनों में आता है आपको ये जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ये रेशियो सबको याद होना चाहिए भाई लोग। ये रेशियो रिंग के लिए 1 होता है, डिस्क के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2 होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होता है, होलो स्फीयर के लिए 2/3 होता है। ये तो ये पता ही होगा ना, मतलब उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, उसका एमआर का जो कोफिशिएंट है वही होता है के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट रहता है। तो ये फॉर्मूला जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, फॉर्मूला नंबर 35 क्या है इसकी कहानी? रोलिंग एनर्जी। भाई रोलिंग एनर्जी का मतलब दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी ऑब्वियसली। तो नेट रोलिंग एनर्जी क्या होगी? ई दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है 1 प्लस ये वाला टर्म के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। भाई बस ये पता होना चाहिए बॉडी कौन सी है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल रोलिंग एनर्जी आ जाएगी उस बॉडी की। टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। अब चाहे वो रोलिंग एनर्जी टू ट्रांसलेशन रेशियो पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है ना भाई, बट यू हैव टू रिमेंबर द एक्सप्रेशन। एंड दिस इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस, नहीं अभी और बचे हैं इसमें चैप्टर में, राइट। हाँ फिर भी चलो याद रखेंगे हम। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशन, है ना, रोटेशन की फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑब्वियसली इन पे क्वेश्चन हर साल आते हैं भाई, आप समझो बात को। तो 36 में जो फॉर्मूला है देखो, रोटेशन में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो पहली होती थी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल प्लस अल्फा टी, एंड सेकंड इक्वेशन होती थी जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ω1 t प्लस हाफ दैट इज अल्फा टी स्क्वायर, जो लीनियर होती थी भाई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड दैट इज द v इक्वल टू u प्लस at। बस ये अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है, इतना याद रखोगे। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बेसिक लेकिन मस्त क्वेश्चन आएंगे इस पे डिपेंडेंट। उत्तरीश्वर अच्छा क्वेश्चन आएंगे, मैंने कहा हाँ। और जैसे कि मैंने आपको टॉर्क बताया था ना, इस टॉर्क को अगर रोटेशन के केस में आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप सबको बताया दैट इज, अगर आप इसको टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में लिख रहे हैं गाइस, तो दिस इज टॉर्क। टॉर्क होता है आई अल्फा, अल्फा है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे लिखा था ना एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में, तो ओमेगा आता है, यहाँ पे अल्फा आ जाता है भाई। इसका बहुत यूज होता है, आपको आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले हो गए? 36। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं बॉस। तो नेक्स्ट क्या है और उसको देख लेते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज द लास्ट चैप्टर जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली। देखो जो एसएसएम है, वेव है, उन सारे फॉर्मूले आपको करने ही हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन हर साल आएगा, उनसे एक ही आएगा, बट मैं ये वो डिस्कशन कर रहा हूं जिनसे 2 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। यस, अब मैं ग्रेविटेशन की बात करूंगा। ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको सबको पता है, हर साल ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, आते थे, आते रहेंगे, सबको पता है हमें, ठीक है। चलो भाई धुरंधर खिलाड़ियों, नेक्स्ट क्वेश्चन था 37 आई थिंक, राइट। 37 पे आ जाते हैं हम लोग भाई। ओके सर, 37 क्या है सर, उसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली रिलेशन बिटवीन द एरियल वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। एंगुलर मोमेंटम बच्चों होता है 2mdA/dt। तो बेसिकली ये जो है इसको एरियल वेलोसिटी कहते हैं, एरियल वेलोसिटी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डन डन डन। चलो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 38, हाँ जी 38 में क्या है सर? वैल्यू ऑफ जी एंड वेट एट हाइट एच। अगर किसी हाइट पे ग्रेविटेशन में आपको जी की वैल्यू पूछ रहा है, एक लार्ज हाइट की बात कर रहा है, वेट पूछ रहा है, तो आप सबको पता है हाइट पे जी को आप लिखते हैं सरफेस पे जी इंटू r/r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बस एच की वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है और आपको पता है इससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर भाई हाइट नहीं पूछा, वेट पूछ लिया उस हाइट पे, तो वेट एट हाइट, वेट एट सरफेस, तो कुछ नहीं करना है, बस जहां जी है वहां पे मास से मल्टीप्लाई करके वेट ही तो बन जाएगा, r/r प्लस एच, ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। सिंपल, ये जस्ट पुट, सॉरी दिस इज r प्लस एच का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू पुट करना होता है कि कितने हाइट पे है, और यहाँ पे जो हाइट है वो भाई बहुत स्मॉल नहीं होती, बहुत लार्ज होती है कंपैरेटिवली टू जो इन द कंपैरिजन ऑफ रेडियस होती है, वो एक तरीके से मान के चले, मतलब 1000+ किलोमीटर से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो सर पता कैसे चलेगा? r के टर्म्स में गिवन होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में गिवन होगी, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा और इसका यूज आप इसी तरीके से करेंगे। दिस इज नॉट अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, वो दूसरा होता था आपका, याद करो। अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला होता है GS 1 - 2h/r। ये तब यूज होगा जब यहाँ h रेडियस से बहुत कम है, ये तब होगा जब उसकी रेडियस के कंपैरेटिवली है, समझ गए आप, या उससे ज्यादा है। 39 फॉर्मूले पे आ जाते हैं बच्चों। तो g की वैल्यू डेप्थ, वो तो ऑब्वियसली पता है हमें, डेप्थ पे जो g होता है, सरफेस पे जो g होगा 1 - d/r होगा, बस d गिवन होगा भाई लोग, निकाल लेना,
परसेंटेज वगैरह भी निकालनी होगी तो हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है बस, ठीक है ना बॉस। वेट निकालना होगा तो लिख लो ना यार भाई, डेप्थ पे वेट कितना होगा, सरफेस पे लिख लो और 1 - d/r, बस, है ना, व्हाटएवर जो भी पूछेगा कर लेंगे आप। एट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू रेज द बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस, ला क्या बात कर दी, ठीक है, उसने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू रेज द बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन पूछे, अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को किसी हाइट तक ले जाने में, हाईएस्ट एल्टीट्यूड तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछे बच्चों, याद रखना हमेशा mgh/1 + h/r ये फॉर्मूला यूज होगा। और यहाँ पे जो हाइट है वो अगेन r के टर्म्स में होगी, यानी हाइट यहाँ पे n टाइम्स ऑफ r होगी, n मे बी 1 2 3 या 1/2 3/2 समथिंग कुछ भी हो सकता है, वैसे ही सेम यहाँ रहता है, ये याद रखना है, ठीक है, रेंज करने के लिए अगर पूछेगा। तो भाई हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, 41 50 लगने वाली है हमारी, ठीक है, फॉर्मूलाज की 50 लगने वाली है, तो शतक मारने वाले हम पूरा, शतक की बात चल रही है बॉस, अभी 50 लगने वाली है, देख ले, आउट नहीं होना चाहिए सिस्टम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट ऑब्वियसली दैट इज योर फेवरेट, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिन पे क्वेश्चन आने के हर चाल चांस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो एस्केप वेलोसिटी बच्चों आपको पता है √2gm और r, दिस इज स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर वो वेरी क्लोज है तो r की वैल्यू आप ले लेंगे अर्थ के, अगर वेरी क्लोज है तो रेडियस के, कोई डिपेंड करेगा, आप पढ़ते समझ जाएंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी से gm/r होती है, बस समझ गए, हाँ, इन दोनों में रिलेशन आपको बचपन से याद होगा। वेलोसिटी जो होती है एस्केप दैट इज √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी के, ये तो आपको पता ही है ऑब्वियसली। अब बच्चों नेक्स्ट, और जो एस्केप वेलोसिटी है ना उसका जो 42 फॉर्मूले में जो रिलेशन आने वाला है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। एस्केप वेलोसिटी कभी भी पूछे और जो प्लैनेट है उसकी रेडियस को चेंज करो, डेंसिटी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी नॉट मास, तब भाई आपने फॉर्मूला यूज करना है जो एस्केप वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस √ρ, है ना, डेंसिटी इस रिलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब दो अलग अलग प्लैनेट की बात करें तो v1/v2 लिख लेंगे, r1/r2 लिख लेंगे, और डेंसिटी गिवन होगी तो ρ1/ρ2 लिख लेंगे। इस पे क्वेश्चन आते हैं, आते थे, आते रहेंगे, ध्यान रखना। एंड दैट इज 43, फॉर्मूला नंबर 43 आ जाते हैं। फॉर्मूला नंबर 43 में इसी चैप्टर का फॉर्मूला यूज किया गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बच्चों सैटेलाइट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होती है, दैट इज -gm। सपोज करो m इज द मास, जो प्लैनेट है, फिर सैटेलाइट का मास, और डिवाइड में 2 × r इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना, और ये नेगेटिव होगी, इस पर डिपेंडेंट में न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों देखो यहां तक हमने 11th के जो हमने सेलेक्ट किए थे चैप्टर, नॉट ऑल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं जिन फॉर्मूलाज पे, वो यहां तक हमने कवर अप कर लिया, जो 43 तक बैठे। इससे आगे सारे फॉर्मूले क्लास 12th से हमने यहाँ पे लिए। अगर फिर भी आपको लगेगा कि इन जो चैप्टर में यहाँ पे कवर अप कर रहा हूं दैट इज टॉप 12, इसके अलावा आपको अदर चाहिए अगर, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, और टू बी वेरी सून मैं उसको जल्दी से छोटी सी एक वीडियो में डाल दूंगा। बट ये वो है जो मैंने बार बार यूट्यूब पे बोला है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की अब बात करने वाले हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, हाय धरती का चांद सितारों, आप डोंट वरी अबाउट दैट कि क्या होने वाला है, बस प्रैक्टिस करते रहें, लिखते रहें, और रिवीजन में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे, जो होगा वो बेस्ट होगा बॉस, है ना। वर्क डन टू शिफ्ट ए चार्ज Q फ्रॉम अ पॉइंट A to B, किसी पॉइंट चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हो आप चार्ज को, तो हमेशा वर्क करना पड़ेगा ना। तो वर्क कैसे निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन आपको निकालना पड़ेगा। अगर A पॉइंट से B पॉइंट पे आप चार्ज को शिफ्ट कर रहे हो, जो चार्ज होगा जिसको शिफ्ट कर रहे हो वो लेना है, और B पॉइंट यानी फाइनल मानेंगे, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का टोटल पोटेंशियल यहाँ पुट करेंगे, यानी फाइनल जो पॉइंट है वो जहां पे शिफ्ट कर रहे हो B लेट्स C, और यहाँ पे A पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन की ऐसे करके आएंगे। पोटेंशियल मेथड का यूज करना है आपने, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑब्वियसली आपको पता है। तो 45 में E = -dV/dr, दैट इज द ग्रेडियंट फॉर्मूला। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर बच्चों आपको पोटेंशियल दे रखा है जो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी x, में भी y, में भी z, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। अगर मल्टीपल वेरिएबल दे रखे होंगे, v x भी है y भी है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के नेट निकाल लेंगे फिर आप। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, वेक्टर में लिखेंगे Ex i कैप, Ey j कैप, और Ez k कैप, और इसको मैग्नीट्यूड निकालना होगा वो आप सबको पता ही है, दैट इज अंडर रूट में, दैट इज Ex² एंड Ey² एंड Ez² ऑब्वियसली। डन गाइस, यस। तो 46, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ना और v निकालना तो इंटीग्रेट कर देंगे यार। तो आपको पता है इंटीग्रेशन करेंगे -E dr, और यहाँ पे
जो भी वैल्यू होगी R1 से R2 और इसको इंटीग्रेट कर देंगे V1 से V2, वो पता ही है हमें क्या गिवन होगा, कैसे करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कम ऑन गाइस, तो 46 में अगर आप पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑब्वियसली आपको पता है दैट इज KQ/R²। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर है और सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, उनको इसी के हेल्प से आप सारे फॉर्मूले आपने रिवाइज कर रखे होंगे, तो आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सरफेस पे KQ/R, कैपिटल R यानी उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा, बाहर जाते हो पॉइंट की तरह इसी की तरह ट्रीट होने लगेगा, मतलब ये सारी चीजें अब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नेक्स्ट है 47। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल टू होता है गाइज KQ, यहाँ R² है तो वहाँ R होगा। एक चीज याद रखना, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज हो विद साइन लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ मैग्नीट्यूड लेना होता है। अगर यहाँ माइनस साइन है तो विद माइनस साइन पुट करना है, ठीक है भाई, ग्रेट सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थिन शीट, अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थिन शीट की वजह से, आप याद होगा आपको, अगर उस चार्ज थिन शीट पर जो चार्ज गिवन है और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो हम सिग्मा को हाफ करके लिखते थे, याद करो, सिग्मा/2 लिखते थे। लेकिन अगर वो 2 सिग्मा है ऑलरेडी, तो इसको हाफ कैसे करोगे, 2 सिग्मा/2, तब एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे, तब करेक्ट आंसर आएगा। तो याद रखना इस कंसेप्ट को, राइट, ना कि जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। 49 पे आ जाते हैं सर। 49 में क्या है बच्चों, गॉस लॉ, ऑब्वियसली। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से जो लाइंस पास हो रही है उसको हम निकालेंगे Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट से। ये तो आप सबको पता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे, आते रहेंगे, ठीक है बच्चों। डन सर, कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाले फॉर्मूले आप सबको पता है, क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं पूछे जाते रहते हैं। तो 50 देखो, 50 लग चुकी है बॉस, ठीक है। टोटल 50 फॉर्मूलाज हम यहाँ पे कहीं ना कहीं देख चुके हैं, और 50 में आने वाला है पहला कॉमन पोटेंशियल अगर आ जाए रीडिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब जैसे एक कंडक्टर आपको दे रखा है, लेट्स सी कंडक्टर ए और एक कंडक्टर दे रखा है बी, इसको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, तो इससे कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा, ए से बी में कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, तो नए चार्ज बनेंगे। इस प्रोसेस को रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ऑब्वियसली। तो इस केस में दोनों का पोटेंशियल आफ्टर सम टाइम सेम होगा, तो कॉमन पोटेंशियल का आप कैसे निकाल दोगे, कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी दोनों लिखूंगा मैं। तो C1 V1 प्लस C2 V2, अगर वो एक कैपेसिटर की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो C1 प्लस C2 ये हो गया। और एनर्जी का लॉस क्या होगा बच्चों इसमें, डेल्टा U, हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, जो आपको याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो पिछली बार भी क्वेश्चन था। तो 51 देख लेते हैं गाइज। 51 में क्या बोला है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन फिल्ड पार्शियली विद डाइलेक्ट्रिक के। अगर आप पार्शियली फिल कर रहे हो किसी भी कैपेसिटर को, मतलब कंप्लीट फिल नहीं कर रहे हो, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती थी बच्चों एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T, पार्शियली पूछा है, यस, ठीक है, प्लस T/K, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, राइट। अगर पार्शियली पूछा है तब, अगर फुल्ली है तो ऑब्वियसली फुल्ली के केस में C डैश आपका एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, और जो डायरेक्ट्रिक फिल किया फुल्ली वो K से मल्टीप्लाई कर दो उसके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से, वो यहां से दिख भी जाएगा आपको, ठीक है। तो K टाइम इंक्रीज करती है, बस ये याद रखना है, दैट इज 51 फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर गाइस। एंड नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, अगर कोई डायपोल आपके पास है, तो डायपोल का टॉर्क, डायपोल को रोटेट कर उस फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेट कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, वो सारी बातें आपको ऑब्वियसली पता ही है। तो 52 में बच्चों यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा होता है, और उस टॉर्क लगाने के बाद अगर उसको आप किसी एंगल θ1 से θ2 तक रोटेट करा रहे हो, तो वर्क डन हम निकालते थे माइनस PE cos ऑफ θ2 cos ऑफ θ1। इनिशियल एंगल क्या आता है और रोटेट करने के बाद कितना हो गया। बाकी ये P क्या है यहाँ पे, ये P क्या है यहाँ पे, P आपको पता ही है, दैट इज द डायपोल मोमेंट, जिसको हम चार्ज इंटू उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस लिखते थे, जिसको हम 2L लेते थे, ठीक है, या फिर D मान लो, आपको बस पता होना चाहिए दोनों चार्ज के बीच की भाई डिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज फॉर डायपोल गाइस, ठीक है। और अनदर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डायपोल के, वो सारे आपको ऑब्वियसली याद होंगे, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया जिन पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन आने की, ठीक है भाई। तो दिस इज 52, फॉर्मूला नंबर 52, ओके। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। लिस्ट बनाते रहना भाई, बस तुम्हारा काम है लिस्ट बनाते रहना, और जो मैं बकबक कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ इनके बारे में, उसको सुनते रहना, उनको लिखना है कि किस सिचुएशन में फॉर्मूले कहाँ पे कैसे यूज होने वाले हैं, ठीक है भाई।
चलो अब हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मिनिमम 9 to 10 क्वेश्चन 100% हर साल आते हैं, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई नेक्स्ट, फॉर्मूला नंबर 53। ओके, तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वाह क्या बात कर दी, इस साल 2023 में भी क्वेश्चन था। किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालोगे, 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा टी, टी इज द जो भी टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला यूज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर आप सबको पता है बच्चों, 54 फॉर्मूले में मैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर लिखूंगा, रो एल बाई, इस पे डिपेंडेंट बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, या न्यू रेजिस्टेंस पूछ लेगा वायर को बेंड करके स्ट्रेच करके, या फिर परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। चलो भाई अमेजिंग है ये तो 55 में रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू होती है बच्चों m ओवर n e स्क्वायर टाउ। ये तो ब्रह्मास्त्र है, मतलब याद होनी चाहिए। और एंड नेक्स्ट इसी में एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे चांस काफी होंगे, I इक्वल टू n e a v d, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को रिलेट करने वाला इक्वेशन सुपर्ब है। इससे कोई भी रिलेशन आप बना सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो, और काफी क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई 56 पे आ जाते हैं। 56 में क्या किया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जो सेल होता है आपके पास उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे आप, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसका ईएमएफ, उसका पोटेंशियल डिफरेंस -1, ऑब्वियसली आपको पता होगा, दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो वहां पे यूज किया गया है। तो 57 देख लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा बॉस, नाम याद रखना बस इनके, राइट, आपको पता होना चाहिए भाई लोग। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर, उत्तरी, अगर पोटेंशियोमीटर के रिगार्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा तो R इक्वल टू होता है कैपिटल R, E की जगह बस E और V की जगह L1 ओवर L2 लिखना -1। दीज आर द बैलेंसिंग लेंस, टू बैलेंसिंग लेंस। समझ जाना, पोटेंशियोमीटर का यूज कर रहा है तो इसका, सिंपल सेल का यूज कर रहा है तो इसका यूज करेगा, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स जो उसमें पूछा है, नहीं। हाँ नेक्स्ट 57 58 पे आते हैं। अगर कंपैरिजन ऑफ सेल्स की बात करेगा बच्चों, कंपैरिजन जो अननोन सेल होते हैं पोटेंशियोमीटर में उनकी बात करेगा, तो उनका जो ईएमएफ होता है E1 ओवर E2 बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, या तो इस पे या इस पे, कभी कभी तो दोनों पे ही आ जाते हैं भाई। तो 59 में आ जाते हैं, ठीक है भाई। 59 में बच्चों उसने बना दिया शंट रेजिस्टेंस, है ना, शंट रेजिस्टेंस जो एमीटर वाला केस है, यानी व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू कनेक्ट इन विद गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल टू कन्वर्ट दैट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, राइट। तो वो कम से कम होना चाहिए, तो उसको निकालेंगे कैसे, दैट पर्टिकुलर। तो शंट को निकालने के लिए आप क्या यूज करते थे, याद करो, S इक्वल टू IG कैपिटल G ओवर टोटल करंट माइनस दैट इज IG। बच्चों IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती थी गैल्वेनोमीटर, और दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दिस इज द मेन करंट, और ये S रिक्वायर्ड पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, इसको शंट आप कहते हैं, ठीक है, आपको याद होगा, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर, यानी 60 पे आ गए हम, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर, डॉक्टर जेखाल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर आप सबको पता है I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। अगर करंट की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, और इन पे एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर साल, है ना। तो चलो याद रख लेना भाई, जरूरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अगर आपको एक रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो भाई आपको पता है ये अब आपका वोल्टमीटर से रिलेटेड हो गया। तो वोल्ट, देखो गैल्वेनोमीटर को अगर आप वोल्टमीटर बना रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में बनाना पड़ेगा और हाई रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, एंड दैट हाई रेजिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस डायरेक्ट फॉर्मूला V बाई IG और माइनस कैपिटल G। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज जो उसकी रीडिंग होगी, टोटल रेंज होगा जो वोल्टेज, एंड दिस इज IG गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, है ना, ये आपको याद होगा। तो कितने हो गए भाई, 61 हो गए, ठीक है भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी के इतने फॉर्मूले एटलीस्ट यू हैव टू रिवाइज अ लॉट। तो जितने भी फॉर्मूले हैं ना भाई वो तकदीर बदलने वाले हैं, मतलब मजा आएगा, है ना, डोंट वरी, आपको हर चीज मिलेगी, और उन पे डिपेंडेंट जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, यूट्यूब पे मैंने बहुत कुछ डाल दिया है। अभी केवल आपने ज्यादा नहीं करना है, जो आपके नोट्स हैं ये फॉर्मूला है, और जो आपने नोट्स बनाए उनका रिवीजन बनाना है, इतना करना है। और जो मैं अब लास्ट 3 डेज में जो वीडियो डालने वाला हूं वन शॉट में, उसको कंप्लीट कर लेना है, आपको कंप्लीट इनसाइट मिल जाएगा। सो डोंट वरी, ठीक है। आपको 100% आपका मिनिमम जो स्कोर आप चाहते हो ना, जिससे आप डरे बैठे हो, वो 100% आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलेंगे और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और हम धीरे धीरे ना समाप्ति की ओर चल रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 62, और हौले हौले हम अपनी फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऑल द टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, राइट। कम ऑन गाइस। तो उसने बोला रेडियस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। आप सबको पता है यार, इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट काफी क्वेश्चंस आने के चांस है, सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉर्मूला नंबर 62। आपको पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी रेडियस आप कैसे निकालते थे बच्चों, mv/qb, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। और ये लीनियर मोमेंटम है, जब वेलोसिटी गिवन होगी तो एज इट इज यूज करना, लेकिन अगर मोमेंटम गिवन होगा तो इसको p/qb यूज कर लेना, मोमेंटम के टर्म्स में बात करेगा। मोमेंटम नहीं गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, तो 2mk/qb, मतलब इनमें से कोई एक रिलेशन जब वो करेगा तो 100% आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, बस दिमाग में मान के चलेंगे आप, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो भाई अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, मूविंग कंडीशन में है, उस पर फोर्स एक्ट करा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज v/b, अगर वेक्टर में दे रखा है, अदरवाइज qvb, वो तो आपको पता ही है, वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज द टॉर्क, है ना, अगर मैं टॉर्क की भी बात करूं, टॉर्क कितना लगेगा 64, तो टॉर्क बच्चों आपको पता है दैट इज mb sin ऑफ थीटा, एंड दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट अगर करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक मोमेंट IA होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर गाइस, ठीक है। Come on guys। और नेक्स्ट मैंने लिख भी दिया है, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप, यानी नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो यही है एक्चुअली, यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज IA into n, तो नंबर ऑफ टर्न्स टोटल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई लोग, तो मानेंगे, चलो वो तो मैंने वहां पे बता दिया था, डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट सेंटर। तो बच्चों 66 में हम सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है दैट इज μ0 ni, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, यानी टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे लेने हैं स्मॉल n, और μ0 ये सब कुछ आपको पता है मस्त तरीके से, ठीक है भाई। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर है, उनके बीच में कितना फोर्स एक्ट करता है वो आपको पता है, यानी दो करंट कैरिंग वायर हैं, I1 डिस्टेंस, ये I1 I2 करंट है, दोनों के बीच के डिस्टेंस d है। अगर इनके बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं मैं, पर यूनिट लेंथ, तो हम सबको पता है μ0 2I1 I2 ओवर 4πd, d इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी यहाँ से जो आंसर आएगा वो न्यूटन पर मीटर आएगा। अगर न्यूटन में आंसर गिवन होगा तो लेंथ होगी वायर को, उससे मल्टीप्लाई कर देना आप। अंडरस्टूड, आई थिंक, होप सो, आप समझ गए होंगे, ठीक है गाइज। सो ओके सर, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए सर हमारे पास? नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चे आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड द सर्कुलर वायर। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो 68 में अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, अगर डेफिनेट लेंथ का वायर है बच्चों, तो μ0 I ओवर 4πd उसकी डिस्टेंस होती थी, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आप इनको निकाल लेते थे। अगर वेरी लॉन्ग वायर है तो दोनों एंगल 90 हो गए, 2 बन जाएगा तो 2 टाइम्स कर लेते थे, है ना। इस तरीके से आपको सारे रिलेशन पता होंगे। और अगर सर्कुलर वायर है बच्चों, तो सर्कुलर वायर का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे μ0 I, और जो एंगल बनाएगा वो और डिवाइड में 4πr उसकी रेडियस, एंगल हमेशा रेडियन में लेना है, यानी इन टर्म्स ऑफ पाई लेना है, पता होना चाहिए। तो 69 नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है भाई आपके पास, चलो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल। तो भाई ये ऑब्वियसली याद होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी एक में याद रखो, काम बन जाएगा। तो अगर वो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा बच्चों, μ0 2 टाइम्स ऑफ m ओवर 4πr³ होता था, याद करो आप। और अगर आप इक्वेटोरियल पे निकालेंगे दैट इज μ0 m केवल ओवर 4π ऑफ r³, r इज दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, y एक्सिस पे होगी तो y पे, और z x एक्सिस पे होगी तो x। दिस इज फॉर एक्सियल, दिस इज फॉर इक्वेटोरियल, याद रख लेंगे आप, नो प्रॉब्लम। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात करेगा तो बस यहाँ ये डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक के लिए होता है, यहाँ P आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक वाला डाइपोल आ जाएगा। और उस पर क्वेश्चन आते हैं भाई, पिछले 2023 में 2 प्रॉब्लम आई थी, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब यहीं से आप समझदार बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज 69 एंड 70। फॉर्मूला नंबर 70 क्या है बच्चों? ऑब्वियसली अगर आपकी साइनोसोडल AC दे रखी है, मतलब करंट अगर आपको दे रखा है I0 साइन ऑफ ओमेगा t, तो IRMS आपको सपनों में आती है, दैट इज मैक्स करंट जो पीक वैल्यू होती है डिवाइड बाय √2, और इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है बच्चों, दैट इज 2I0 बाई पाई।
ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे और इस पे क्वेश्चन आने के भरपूर चांस होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इस चैप्टर से हर साल 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, एसी से 2-3 ऐसे करके आप मान के चलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, 70 तक हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या फॉर्मूला है बच्चों। 71 में जो फॉर्मूला हमने लिया है एलआर और सीआर सर्किट का इंपीडेंस, तो दैट इज 71। देखो भाई, अगर एलआर सर्किट है तो इसका इंपीडेंस कैसे लिखोगे, जेड इक्वल टू अंडर रूट में एल का जो रिएक्टेंस होता है दैट इज एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और अगर आपका सीआर सर्किट है तो एक्सएल की जगह एक्सी ले लेना प्लस आर का स्क्वायर। और ये सब हमें पता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा होता है, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। तो ये आपको पता है भाई लोग। तो इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। जेड, अब जेड आ गया तो IRMS निकालो, मैक्स करंट निकालो, फेज एंगल निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो आप, पावर फैक्टर निकालो, व्हाटएवर गाइस जो आपको चाहिएगा। 72, ठीक है। 72 में क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस फॉर्मूला जो फॉर्मूला आएगा दैट इज इंपीडेंस फॉर LCR सर्किट। यानी अगर LCR सर्किट दे रखा है उसका इंपीडेंस ऑब्वियसली बच्चों आप सबको पता है, इस पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर अगर निकालना है PF तो उसको हम cos phi निकालते हैं, या फिर आप पावर फैक्टर को लिख सकते हैं R/Z। जो भी आपसे पूछेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसमें दे रखा है दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना। ऑब्वियसली अगर रेजोनेंस कंडीशन पे बात करेगा तो 73 आप इसको मान सकते हैं। और इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बच्चों आपको पता है, रेजोनेंस होता है 1/2 पाई अंडर रूट में 1/LC, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एक चीज इसमें और पूछी जा सकती है आपसे, दैट इज क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जो होता है। तो क्यू फैक्टर अगर आपसे पूछेगा बच्चों तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड जो तरीका होता है उसको याद रख सकते हो। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है यानी ओमेगा आर एंगुलर में एल, ओमेगा एल जिसको आप बोलते हो XL/R लिखते हैं बेसिकली, बट ये रेजोनेंट कंडीशन पे है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू 1/R अंडर रूट L/C आएगी। कभी कभी इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यू फैक्टर निकालो, LCR सब कुछ गिवन होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपको XC के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, है ना। मैंने इस तरीके से लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है सर, 74 चेक कर लेते हैं बच्चों। फॉर्मूला नंबर 74 में हमने क्या लिया है, तो बच्चों उसमें एवरेज पावर पूछा है, जो AC में एवरेज पावर कंजप्शन होता है। तो एवरेज पावर को याद करो, हम लिखते थे VRMS IRMS इंटू cos ऑफ phi। VRMS IRMS को आप मैक्सिमम वोल्टेज के टर्म्स में लिख सकते हैं, V0/√2 I0/√2 लिख सकते हैं। cos phi इज द पावर फैक्टर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये तो पावर फैक्टर होता है, आपको पता है। 75, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 75, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो जो XC होता है आप सबको पता है, उसको हम ओमेगा C लिखते हैं। ओमेगा नहीं दे रखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो उसको आप 2πf लिखते हैं इंटू C। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसी प्रकार अगर आपको याद रखना है XL ओमेगा L होता है तो ओमेगा की जगह 2πf इंटू L, ये मैंने एडिशनली आपको बता दिया है। अगर इस पे ग्राफ आएगा XL वर्सेस F फ्रीक्वेंसी तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन 76 में आ जाते हैं। फॉर्मूला नंबर 76, अब हम धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ रहे हैं और ऑप्टिक्स में हमने एंट्री ले ली है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स आएगा, मॉडर्न फिजिक्स आएगा, एक दो मतलब देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज ए कंसेप्चुअल थिंग्स, तो वो हम सबको पता ही है। तो बस एक आध फॉर्मूला उसका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 76 में हम क्या करने वाले हैं गाइस, दैट इज द लैटरल मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। भाई हमें सबको पता है जो स्फेरिकल मिरर होता है, कोई भी मिरर हो, उसका जो फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला 1/V 1/U होता है। एक तो इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो बचपन से पढ़ रहे हो आप 10th क्लास से, तो आपको पता है। लेकिन समटाइम अगर मैग्निफिकेशन देके क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चों मैग्निफिकेशन आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको वहां पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे F-U। हाँ, एक चीज का ख्याल रखना है कि UF सबकी वैल्यू विद साइन पुट करना होता है, साइन कन्वेंशन। अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, लेकिन अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको गिवन है तो F-V/F तब यूज करेंगे। अगर सिंपल सारा डेटा मैग्निफिकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली ये तो आपके पास है ही, तो दैट इज 77 फॉर्मूला नंबर। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेट करके या फिर ऑप्टिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता ही रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है C/V होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होगा, क्योंकि वेवलेंथ और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
बट सम टाइम गाइज अगर स्पीड नहीं दे रखी है, आपको पता है आपने वेलोसिटी निकालनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है, तो v यहां से c बाई म्यू से निकालेंगे, और म्यू जो होता है इसको हमेशा आप लिखेंगे म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना भाई लोग, ठीक है, भूल मत जाइए गलती से भी। और नेक्स्ट दैट इज 78, इसका तो नाता आपके साथ बचपन से है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा सी। बच्चों अगर लाइट डेंसर से किसी रेयर मीडियम एयर में जा रही है तो हमेशा म्यू ऑफ डेंसर लेंगे, लेकिन अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है और वो रेयर मीडियम एयर नहीं है तब आप क्रिटिकल एंगल निकालेंगे इस डायरेक्ट फॉर्मूले से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, तब ये वाला यूज करना है। अगर रेयर आपका एयर नहीं है, एयर है तो डायरेक्ट जो आपने प्रूव किया था वही है, अदरवाइज यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अंडरस्टूड गाइस, कौन सा बन गया भाई 78। बस बने रहना, चलते रहना, थकने का नहीं बॉस, क्योंकि पूरी एनर्जी लगा दो, पूरा दम लगा दो, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, लास्ट डेज है आपके पास, जितनी एनर्जी लगा सकते हो, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट लो, अच्छा खाना खाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, माइंड का ख्याल रखो, और रेस्ट ले, लेकिन बहुत मेहनत कर डालो सब कुछ, राइट। चलो बच्चों, फॉर्मूला नंबर 79 पे मैं आ रहा हूं, दैट इज द मिनिमम डेविएशन कंडीशन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आप सबको पता है 79 में क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते थे साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2, और डिवाइड में होल डिवाइड में साइन ऑफ ए बाय 2। ये फॉर्मूला अमेजिंग है, इस पे डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आने के भरपूर चांस बनेंगे, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर गाइस, ठीक है। डेल मिनिमम यहाँ पे 2i माइनस ए आप लिख सकते हैं, बट आपको इसको याद रखना है एज इट इज। नेक्स्ट है आपका दैट इज 80, फॉर्मूला नंबर 80 की बात कर लेते हैं। इसमें है लेंस मेकर फॉर्मूला, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, प्यारा सा फॉर्मूला है बच्चों। म्यू, अगर लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है -1, मतलब बाहर का मीडियम डिफरेंट है, लेंस का तो हमें पता ही होता है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन अगर लेंस ऑलरेडी एयर में रखा है तो लेंस में जा रही है तो जस्ट म्यू ऑफ लेंस से लेना है, लेकिन लेंस के बाहर कोई अदर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये 2 वाला लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाकी आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए इसका, ठीक है। 81 नेक्स्ट फॉर्मूला गाइज 81, दैट इज व्हाट, हाँ यस 81 में हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के फॉर्मूलाज की, राइट। तो भाई देखो यहां पे जो रिजॉल्विंग पावर होगी, अगर आप माइक्रोस्कोप की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसने बोला माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की, ठीक है। माइक्रोस्कोप की होती है 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा, यानी 2 म्यू साइन ऑफ थीटा बाई लैम्डा, मतलब ये रिजॉल्विंग पावर लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान देना, और म्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और अगर आप टेलीस्कोप की बात करोगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो भाई आप सबको पता है, आप पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देगा ना तो एक बात का ख्याल रखना, लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमेशा, d/1.22 लैम्डा। अब देख लो दोनों केस में, है ना, अगर रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे 82, फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट 82, इसमें मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप फॉर लीस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, लीस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है बच्चों। तो सबसे पहले मैं माइक्रोस्कोप का लिख दूं, तो नॉर्मली ये नेगेटिव होता है, बट मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो दैट इज फॉर माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज V0/U0 1 प्लस दैट इज D/FE, ऑब्वियसली। और अगर आप टेलीस्कोप के लिए बात करेंगे, दिस इज टेलीस्कोप, है ना, कौन सी कंडीशन में है, लीस्ट डिस्टेंस की कंडीशन में है, ऑब्वियसली। तो ये F0/FE 1 प्लस FE/D, ये सब डेटा आपको पता है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए होगी, उसकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए होगी, क्योंकि 2 लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, तो ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बनेगी। इसमें भी आप फोकल लेंथ और वगैरह सब कुछ देख पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप पे अगर क्वेश्चन आएगा, तो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन, ऑब्वियसली ये हमेशा कंडीशन, आपने लीस्ट डिस्टेंस वाली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज फॉर लीस्ट डिस्टेंस एज वेल, जैसे ऊपर थे, ठीक है। 84 फॉर्मूले की अगर बच्चों आप बात करोगे, देखो ये बिल्कुल आपको याद आ रहा होगी सारी चीजें। मैग्निफिकेशन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड इट्स लेंथ इन नॉर्मल कंडीशन जो होता है, उसका लीस्ट डिस्टेंस को ना लेके नॉर्मल कंडीशन, जब इमेज आपकी इन्फिनिटी की बात करें, इन्फिनिटी पे बन रही है, तो उस समय जो मैग्निफिकेशन होता है भाई लोग, वो होता है दैट इज F0/FE, और जो टेलीस्कोप होता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है इन दोनों का सम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस है, तो आपको पता होना चाहिए, बट कंडीशन इज दैट दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी, या नॉर्मल कंडीशन जो होता है। सो दिस इज फॉर 85 फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट। तो बच्चों इसमें तो बिल्कुल वही बता दिया कि मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर प्रिज्म कैसे निकालोगे।
तो मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म निकालोगे 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस ए। आई क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट एंगल होगा एट फर्स्ट सरफेस, और आई मिनिमम के केस में इमरजेंस एंगल के इक्वल होता है। दैट्स वाई कभी भी अगर इंसिडेंट एंगल निकालना हो, मिनिमम डेविएशन गिवन हो, तो डायरेक्ट यूज कर लो, फिर इसके थ्रू आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला 86, ठीक है बच्चों। तो ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन जो आपको ऑब्वियसली पता होने चाहिए, ठीक है, जिन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, आते रहेंगे, और आपको पता है हर साल कंप्लीट ऑप्टिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 2023 में 3-4 क्वेश्चन थे, अगर मैं वेव ऑप्टिक्स को भी कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, राइट, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। ओके सर, मॉडर्न फिजिक्स पहले बता दूं क्या? यस, क्योंकि मैं आपको वेव ऑप्टिक्स बताने वाला था। चलो मॉडर्न फिजिक्स पहले बता देता हूं। तो नेक्स्ट 86 है, नेक्स्ट फॉर्मूला 86 वर्क फंक्शन की बात कर रहा है बच्चों, वेरी वेरी अमेजिंग। अगर आपसे वर्क फंक्शन पूछे, यानी वर्क फंक्शन को आप फाई से डिनोट कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर कर रहे हो, 5 से करो या W से करो, आपकी मर्जी है। तो भाई आप सबको पता है ये जो वर्क फंक्शन होता है ये h न्यू नॉट पे डिपेंड करता है, और E से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हो। दिस इज द फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, या फिर वेवलेंथ होगी तो hc बाई लैम्डा नॉट होगा और E होगा। चूंकि हमें h बाई ई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इसलिए आपको मैंने वहां पे टेक्निक्स भी बता रखी हैं कि आप इसकी जगह 4.14 इंटू 10⁻⁻15 लिख सकते हो, और डायरेक्ट h और e रिड्यूस हो जाता है, न्यू नॉट की वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे भी c लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, ईजी तरीका, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपको रिलेशन दिया है बच्चों 87, नेक्स्ट रिलेशन है 87, और उसमें बोला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो EVS, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये होता है भाई, बस ऐसे याद रखना, इन दोनों में रिलेशन होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्स एनर्जी। याद आ गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला ये कौन सा बन गया 87। तो धीरे धीरे देखो हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर में सारे के सारे पर्टिकुलर वन शॉट में सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो डालने वाला हूं जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब आप फटाफट क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा गाइस, ठीक है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन बोल रहा हूँ यार, फॉर्मूला नंबर 87 आपका हो चुका है, 88 पे चलते हैं। सो 88 में आपसे क्या पूछा गया है, उसने बोला कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो तो ऑब्वियसली हमें पता है भाई, E इक्वल टू होती है वर्क फंक्शन प्लस जो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम। ये फॉर्मूले पर डिपेंडेंट क्वेश्चन पूरे चांस, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए अगर ये जो इंसिडेंट रेडिएशंस होगी उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है, ये भी, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई लोग। ओके सर, नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड, है ना। आप सबको पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज जो बनती थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल भी क्वेश्चन आता है 2023 में। सो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड जब आप निकालते थे 1/λ इक्वल टू RZ² आप यूज करते थे, 1/N1² और -1/N2², ठीक है भाई। मतलब आपको पता है अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आ रहा है तो क्या होने वाला है, ठीक है, डन, ठीक है। इनिशियल और फाइनल मान के भी कर सकते हो आप, और हाइड्रोजन लाइक के लिए आप यूज कर सकते हो। तो 90 वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी आया था इस पे क्वेश्चन, ये मान के चले आप, ठीक है, 2023 में भी आया था। और डी ब्रोगली वेवलेंथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, ये तो तुम्हें सपनों में आनी चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ को बच्चों आप क्या लिखते थे, h/p, ये लीनियर मोमेंटम है। अगर मोमेंटम नहीं दे रखा है इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लिख लो 2mk, और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं दे रखी तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, वोल्टेज वाला लिख लेंगे 2mqv, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज। किसी ना किसी पे क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस, सब कुछ आपके सामने है बच्चों, ठीक है। और अगर आप ये मान लो कि वोल्टेज के टर्म्स में लिखना चाहते हो और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो λ4 इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आपको पता है ये 12.27 ओवर √V एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। डायरेक्ट जो वोल्टेज गिवन होगा वो लिख देना बस, और आपका क्वेश्चन आएगा। मतलब ये फॉर्मूला यूज करना आपको स्मार्टली आना चाहिए, मोमेंटम के टर्म्स में या काइनेटिक एनर्जी या वोल्टेज, ये आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। यस सर, डन डन डन, याद रख लेंगे। यस, नेक्स्ट बच्चों नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम t, है ना, रेडियो एक्टिव डीके वाला केस आ गया। वैसे तो उसको एलिमिनेट किया गया, क्या पता आ जाए तो मैं लिख दे रहा हूं उसको, ठीक है। सो 91, ठीक है, दैट इज फॉर्मूला नंबर 91। n इक्वल टू आपको पता है n नॉट e माइनस लैम्डा टी होता था, और इसी को हम लिख सकते थे n नॉट नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के टर्म्स में, स्मॉल n, दिस इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, राइट। तो ये आप लिख सकते हो, दिस इज द जो अनडिकेड अमाउंट है आफ्टर सम टाइम t, और ये इनिशियल अमाउंट होता है उसका, एंड लैम्डा ऑब्वियसली डिसइंटीग्रेशन या डीके कांस्टेंट यू कैन से। एंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है, इतनी। टोटल टाइम t लेना है तो n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है तो हाफ टाइम इतना लेना है, यहां से n निकाल सकते हो। दिस इज टोटल टाइम, दिस इज हाफ लाइफ, इतना तो पता ही होगा ऑब्वियसली,
राइट। तो यहां से आपने यूज कर लेना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें 92 में बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है गाइस, और जब भी बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा तो मास डिफेक्ट ले लेना इनटू c स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, है ना। दिस इज डेल्टा एम, दिस इज द मास डिफेक्ट, राइट। और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी को बच्चों निकालोगे तो डेल्टा एम, ठीक है, इंटू 931.5, दिस इज 931.5, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ठीक है भाई। यस सर। और डेल्टा एम आपको पता ही है कैसे निकालते हैं मास डिफेक्ट। तो भाई मास डिफेक्ट हम निकालते हैं बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है उनका मास ग्रेटर देन माना जाता है जो न्यूक्लियस का इटसेल्फ मास है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, और टोटल निकालने के लिए जेड से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस मास ऑफ व्हाट इज दैट, न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके पास, यानी m ऑफ n, और a माइनस जेड से मल्टीप्लाई करो तो टोटल न्यूट्रॉन से, ये न्यूक्लियॉन्स का मास आ गया। और मास ऑफ न्यूक्लियस जो उसका एक्चुअल मास है, a लिख दिया मैंने। इस तरीके से आप निकाल सकते हो भाई लोग, ठीक है। 93 फॉर्मूला नंबर 93 पे आ जाते हैं सर। यस, तो बच्चों इसमें आएगी हमारी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन बेहतरीन से हम यहाँ पे जो फॉर्मूले है उनको देख लेते हैं 93 में। तो ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, मतलब YDSC की बात कर रहा है, ठीक है, YDS की बात कर रहा है। तो अगर पोजीशन बच्चों आपने निकालनी है ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो आपको पता है n लैम्डा d/d होती है। ये ब्राइट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी हो। 94 में अगर आपको डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन निकालनी है तो यहाँ पे 2n-1 लेंगे लैम्डा d बाई, और नीचे लेंगे 2d। n की अगर माइनस लगाया ना 2n-1 के साथ, तो n 1 से स्टार्ट करना एंड सो ऑन, यहाँ पे तो पता ही है हमें, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 94, और ऑल दीज फॉर्मूलाज आर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, राइट। 95 बच्चों फॉर्मूला नंबर 95 में क्या है, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। अगर आपसे पूछ बैठे एंगुलर विड्थ, तो बच्चों आप सबको पता है एंगुलर विड्थ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा बाई डी। ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, है ना, जब नथिंग इज गिवन, एंगल बहुत स्मॉल है तो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बच्चों एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो एंगुलर विड्थ थीटा है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आप सबको पता है। चलो वो नेक्स्ट फॉर्मूला है तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ फटाक से, जिससे आपको कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपको पता रहेगी चीजें। दैट इज फॉर्मूला नंबर 95। लास्ट 5 फॉर्मूले मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, और जल्दी से इसको एकदम कंप्लीट कर लेंगे। आप इसके लिस्ट बनाएंगे, अपने दीवार पे चिपका देंगे अपने घर पे, और डेली देखते रहेंगे दीज रिमेनिंग 3-4 डेज, और मस्त तरीके से आपको ये सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। ओके गाइस, तो 96 की अब बात कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 96 में क्या है, देखो बच्चों बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट YDS एक्सपेरिमेंट है किसी मीडियम में कर रहे हो, है ना, एयर में नहीं कर रहे हो, मीडियम में कर रहे हो, किसी लिक्विड में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो जो एंगुलर विड्थ होगी आप सबको पता है, अभी मैंने लिखा था ये लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अभी मैंने लिखा था दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा, और जो लैम्डा होता है बच्चों वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे थीटा इन एयर ओवर थीटा इन किसी मीडियम में जो होगा वो म्यू इन मीडियम ओवर म्यू इन एयर, और म्यू इन एयर 1 रहेगा। तो हमेशा आप थीटा एम निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज थीटा इन एयर यानी उसके एंगुलर विड्थ, और म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो यू हैव टू रिमेंबर, बहुत क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं और आते रहेंगे। 97 में बच्चों क्या 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 बात करने वाले हैं, चलो भाई देख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ इन YDSC, जो फ्रिंज विड्थ बनेंगे, जो लगातार ब्राइट फ्रिंज बनती है, और जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज अल्टरनेटिवली बनती है, तो दो कॉन्टिन्यूअसली बनने वाली, जैसे फर्स्ट ब्राइट बनी, फिर डार्क बनी, फिर फर्स्ट सेकंड ब्राइट बनी, उनके बीच कॉन्जिक्यूटिव जो फ्रिंजेस बनेंगी, डार्क में भी ब्राइट, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, जिसका फॉर्मूला लैम्डा d/d होता है, n पे डिपेंड नहीं करता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन ये बीटा डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे। अगर आप देखो, अगर परफॉर्म कर रहे हो आप फिर से किसी मीडियम में, तो बीटा इन एयर बीटा इन मीडियम इक्वल टू म्यू इन मीडियम ओवर म्यू इन एयर, फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बस इसमें आप क्या करेंगे, बीटा इन मीडियम निकालने के लिए बीटा इन एयर को म्यू से डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया है, सिंपल, ठीक है भाई लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि YDSC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट क्या है सर, 98 में बच्चों आपसे पूछा जाएगा ब्रेवस्टर एंगल जो होता है। ब्रेवस्टर एंगल में क्या होता है कि जो आपका
एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब रिफ्रैक्शन हो रहा होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उनका रिलेशन, यानी tan ऑफ आई पी, ये पोलराइजेशन एंगल बोल दो, ब्रेविस्टर एंगल बोल दो, दैट इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आते हैं और हमें पता है यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं अगर आईपी गिवन है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तो यहां से आप क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हो 1/μ का यूज करके। ऐसे ही आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं इनके कनेक्शन, तो याद रखना। 99 पे पहुंच गए हम देखते ही देखते बच्चों कमाल हो गया। तो अच्छा लैम्डा डी बाई डी ये हो गया, ठीक है। और हाँ दैट्स इज ग्रेट राइट। तो नेक्स्ट, अब अगर एक डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बच्चों मैं आपको लिखूं यहाँ पे 99 की अगर मैं बात करूंगा, डिफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा राइट। डिफ्रैक्शन में जो आपकी जो यू नो मिनिमम जो मिनिमा बनते थे ना, जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसकी विड्थ अगर पूछ ले तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ को भी हम बीटा से ही डिनोट करते हैं, तो ये होती है 2 लैम्डा डी बाई डी, ये ध्यान रखना। या यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू यू नो जो आपके मिनिमा होते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, याद रखना बस, ठीक है। ऐसे याद रखना जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा डिफ्रैक्शन में ये 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी आपको पता है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस, स्मॉल डी तो आपको पता ही है बच्चों। लास्ट जहां पे एंड करने वाले हैं, ठीक है, जहां पे सिस्टम को हम एंड करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला आपका मैं बता रहा हूं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फॉर्मूले होते थे पर वो डिलीट कर दिए गए। बस एक चीज याद रखना, उसमें तो वैसे तो गेट्स हैं, डायोड्स हैं, वो सब हमें पता है, सब हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रखी है, बट वो नहीं बता रहा हूं। देखो आपने पढ़ा होगा बच्चों, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्यों ना उसको एक बार रिवाइज करके जाए हम, यू नो बहुत इजी भी है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कि हम उसको रिवाइज नहीं करके जाए तो फिर क्वेश्चन गलत होने का चांस है। अगर वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो बच्चों उसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आती है वो इनपुट के इक्वल होती है, याद रखना। और अगर वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें, रेक्टिफायर की बात करें, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनिशियल से डबल होती है, ये याद रखना। इस पे अगर न्यूमेरिकल आया तो आप कंडीशन देख लेना, हाफ वेव रेक्टिफायर है या फिर फुल वेव रेक्टिफायर है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी उसी के अकॉर्डिंग आप लिख के वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आ सकते हैं। अमेजिंग गाइस, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉप 100 formulas of selected chapters from the class 11th and from class 12 completely, not all chapters। जितने मैंने छोड़े हैं उनसे सबसे एक ही क्वेश्चन आता है, जितने मैंने कवर किए उन सबसे बच्चों 2 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और मैक्स 5 to 6 तक जाएंगे और मिनिमम 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। जितने मैंने छोड़े अगर उनको भी आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर के फॉर्मूले चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको एटलीस्ट करें क्योंकि आपने पूरे साल भर पढ़ाई भी किया तो इतना तो आपको याद भी होगा, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, रिवाइज करते रहना, चिपका लेना। और जितने भी सीरीज मैं आपको कल देने वाला हूं, नेक्स्ट जो देने वाला हूं मैं आपको कंप्लीट 11th 12th के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सब एक बार देख लेना, क्योंकि आपको करंट पैटर्न के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, उनके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और एक कंप्लीट यू नो जो फाइनल एक वो टच होता है ना आपका रिवीजन का, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका डन। क्योंकि एनटीए का पेपर है तो लास्ट 5 ईयर को करना बहुत जरूरी है लास्ट मोमेंट पे बच्चों, ओके। एंड बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और आप बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना, कोई दिक्कत आएगी तो बता सकते हो, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।